Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द इन्वेस्टर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हुसैनी कांचवाला एनजे की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी इन्वेस्टर्स पार्टनर्स एनजे से शायद काफी बरसों से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ एसआईपीस करते हैं, हमारे साथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और मैं आशा करता हूं आप सभी ने हमारे साथ काफी वेल्थ भी क्रिएट किया है। एनजे ग्रुप का जर्नी काफी लंबा रहा है। एनजे ग्रुप हमने 1994 में शुरुआत की थी और 1994 से लेके 2021 तक वी हैव बिकम द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। और अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक अपना खुद का म्यूचुअल फंड कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे आज तक हम आपके सामने दूसरी सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज के प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू दैट वी आर लॉन्चिंग अवर फर्स्ट फंड, एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड। और आज एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एनजे ग्रुप के जॉइंट एमडी मिस्टर नीरज चौकसी, हु इज आल्सो हैपेंस टू बी चेयरमैन ऑफ एनजे म्यूचुअल फंड। तो मिस्टर नीरज चौकसी हमें आज बात करेंगे एनजे म्यूचुअल फंड के बारे में, एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। ये फंड क्या है, ये फंड कैसे अलग है और किस तरह आप अपना पैसा यहाँ लगा सकते हैं, किस तरह अपना पैसा बना सकते हैं। ये सारा आज हम आपसे बात करने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आज के इस सेशन में आप सभी लोगों को काफी जानकारी मिलेगी और काफी आइडिया मिलेगा किस तरह से आप अपना पैसा सही तरीके में इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफी सारे हमारे इन्वेस्टर्स अभी बाजार को लेके उत्साहित भी है, बाजार को लेके चिंतित भी है, जो बाजार इतनी स्पीड में बढ़ रहा है आगे। तो आपके सारे सवालों के जवाब आज के इस सेशन में हम लोग आपके सामने देना चाहेंगे। सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ अ टाइम, आई वुड लाइक टू इनवाइट द जॉइंट एमडी ऑफ एनजे ग्रुप मिस्टर नीरज चौकसी। नीरज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। थैंक यू हुसैनी। बिफोर आई स्टार्ट, एनजे ग्रुप की ओर से एनजे के सारे कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, करीब 20 लाख हमारे जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने एनजे पे ट्रस्ट रखा है, विश्वास रखा है, एनजे के करीब 20,000 जो पार्टनर्स है जिन्होंने हमारा साथ दिया है, तो मैं उन सभी को एनजे ग्रुप की ओर से आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। हमारा ग्रेटिट्यूड है एंड देयर आर नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस दैट। तो मैं आज स्टार्ट करूंगा, थोड़ा एनजे की जर्नी बताऊंगा और उसके बाद में जो आज हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो पहला फंड है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे हुसैनी ने बताया कि वी स्टार्टेड आवर जर्नी इन 1994 और हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव ये था कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है वो पर्टिकुलर सेक्टर को ग्रो करने के लिए हमने स्टार्ट किया था। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि कस्टमर्स को हम हेल्प करें कि उनका वेल्थ क्रिएट हो जाए एंड बिकॉज ऑफ दैट हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया। हमें लगा कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो म्यूचुअल फंड्स बेसिकली कोई भी कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा व्हीकल है जहां से वेल्थ क्रिएट हो सकता है। और एसआईपीज और सब हमने काफ़ी प्रमोट किया और उससे हमें काफ़ी फ़ायदा लगा। जब हमें लगा कि ये मैसेज सारे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को हम पहुंचा सकते हैं, तो हमने एनजे वेल्थ नेटवर्क स्टार्ट किया इन द ईयर 2003, जिसमें हमारे करीब 20,000 के करीब आज हमारे पार्टनर्स है। एंड आई एम ग्लैड टू टेल यू कि आज हमारा जो AUM है वो करीब 1,15,000 करोड़ के ऊपर का AUM है, जो आप सभी ने इन्वेस्ट किया है, SIPs के माध्यम से इन्वेस्ट किया है। और ये हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वही आपके पास आए हैं और आपके वेल्थ क्रिएशन में उन्होंने हेल्प की है। हमारे ग्रुप में करीब 1500 एम्प्लॉइज भी है एंड हमारा जो ग्रुप का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज ट्रस्ट। आई थिंक एनजे ग्रुप is built on trust and it is trust which is the most important thing
कि जिसकी ट्रस्ट की वजह से ही आज हमारी कंपनी 1994 से लेके जितने भी स्टॉक मार्केट्स वगैरह में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बट हम ट्रस्ट की वजह से आज खड़े हैं। काफी सारे दूसरे बिजनेसेस में भी एनजे इज देयर नाउ, जैसे कि इंश्योरेंस ब्रोकिंग हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, वेलनेस में भी है, रियल एस्टेट में भी है, हमारा ट्रस्ट भी है, और आज एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि जिसकी हम बात करने वाले हैं, आई एम ऑल्सो ग्लैड कि हमें एसेट मैनेजमेंट कंपनी का लाइसेंस मिला है, और हम अभी हमारा अपना फर्स्ट फंड आपके सामने आज हम लेके आ रहे हैं। तो बिफोर गेटिंग इनटू एएमसी और हम फंड के बारे में बात करेंगे, उसके पहले मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि बीएससी सेंसेक्स की क्या मूवमेंट हुआ। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है कि भाई मार्केट में किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो मैं उसकी बात करने की कोशिश करूंगा। हमारी कंपनी जो है वो 1994 में चालू हुई है, तो मैंने 1990 से बीएससी सेंसेक्स का जो है वो नंबर लिया है। बीएससी सेंसेक्स 30 कंपनीज का इंडेक्स है, इंडिया की 30 टॉप कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो है, वैल्यू के हिसाब से जो है उसका इंडेक्स है। 1990 में 1048 था, 1048, और मैंने 10-10 साल का लिया है। और फिर 2000 में क्या हुआ, 3972, करीब करीब 4 गुना बढ़ा। उसके बाद 2010 में अगेन हिट बिकेम 20,000 का इंडेक्स हो गया, करीब करीब 5 टाइम बढ़ा। 2020 में करीब करीब 2.5 टाइम बढ़ा, 47,751 का बीएससी सेंसेक्स है। और आज हमारा लास्ट ऑलरेडी 60,000 24 सितंबर को सेंसेक्स ने क्रॉस कर दिया, ये हम सबको मालूम है। अगर मैं रिटर्न्स की बात करता हूं तो बीएससी सेंसेक्स में 30 साल का पीरियड ले रहा हूं कि 1048 से 47,751 30 इयर्स में बीएससी सेंसेक्स हो गया। और उसके सामने अगर मैंने एफडी में 1990 में इन्वेस्ट किया होता 1048, एंड जनरली मैंने एक 8% का इंटरेस्ट अज्यूम किया है कि 8% का करीब करीब इंटरेस्ट मिला है, तो उसकी वैल्यू क्या होती वो मैंने कैलकुलेट करने की एक कोशिश की। तो जो एफडी की वैल्यू है, जहां पे आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है, मार्केट जैसी कोई वोलेटिलिटी नहीं है, वहां पे आपका रिटर्न आया है 10545, मतलब कि 1048 की जो वैल्यू है वो 10,545 हो गई, और बीएससी सेंसेक्स की 1048 की वैल्यू है वो 47,751 हो गई। इसका मतलब यह है कि आपने बीएससी सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया होता उसकी 30 कंपनी में, तो वो वैल्यू 47,000 हो जाती, करीब करीब 5 टाइम्स 4.7 टाइम्स जैसे ये आपकी वैल्यू है। एंड हमें अगर ऐसा लगता है कि भाई रिटर्न भी उतना ज्यादा आया होगा, तो ऐसा नहीं है। उसका जो रिटर्न है वो करीब 15.5% ही है, भले वो 4.5-5 गुना बढ़ा है, बट रिटर्न 5 गुना नहीं बढ़ा है। इट इज बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ये पर्टिकुलर बहुत ही बेसिक चीज मैं बता रहा हूं, उसकी वजह से ये पर्टिकुलर चीज हुई है। अब ये होने के बावजूद भी अगर हम इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं, तो बैंक एफडीज के अंदर 151 लाख करोड़ है, 150 लाख करोड़ के ऊपर बैंक एफडीज के अंदर कस्टमर्स का निवेश है, इन्वेस्टर्स का निवेश है। और उसके सामने म्यूचुअल फंड के इक्विटी एयूएम केवल 12.79 लाख करोड़ है। यहाँ पे हमने ईटीएफ्स निकाल दिए हैं, जहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं। रिटेल जो इन्वेस्टर्स है उनका केवल जो निवेश है वो 12.79 लाख करोड़ से अगेंस्ट 151 लाख करोड़ इन बैंक एफडी। हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि आज मार्केट ने करीब करीब 5 टाइम्स ज्यादा रिटर्न दिया, 5 गुना ज्यादा रिटर्न दिया। उस डिस्पाइट ऑफ दैट क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, उसका रीजन ये है कि हमने एक मार्केट का रिटर्न और कस्टमर का रिटर्न देखा। कस्टमर जो मार्केट में पार्टिसिपेट हुए हैं अक्टूबर 1990 से 2021 का डेटा है, तो उसमें करीब निफ्टी ने 13.98% का रिटर्न दिया,
लेकिन एवरेज इन्वेस्टर का जो रिटर्न आया वो केवल 9% का रिटर्न आया। तो ये पर्टिकुलर चीज जो हो रही है वो क्यों हो रही है उसका हम कोशिश करेंगे समझने की। क्योंकि मार्केट तो रिटर्न दे रहा है बट कस्टमर्स आर नॉट मेकिंग द रिटर्न। तो व्हाई दैट इज हैपनिंग, ऐसा क्यों होता है कि मार्केट रिटर्न देता है एंड कस्टमर्स आर नॉट मेकिंग द रिटर्न? उसका एक सीधा रीजन है कि मार्केट सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता है, उसके अंदर झटके आते हैं, देयर आर शॉक्स लगते हैं। जैसे कि हर्षद मेहता के टाइम में मार्केट करीब 54% गिर गया था अप्रैल 1992 में। 4400 का इंडेक्स नीचे में 2000 का इंडेक्स हो गया था। ऐसा और एक झटका हमें 2000 में लगा जब आईटी बूम था, तब 6000 के करीब का इंडेक्स 2600 हो गया था। तब भी 56% एक साल के पीरियड में, केवल नॉट इवन 1 ईयर, उतने टाइम फ्रेम में ये 56% का फॉल आ गया था। और उसके बाद हमने 2008 में भी देखा कि 2008 में 20,000 से लेके मार्केट 8,000, करीब करीब 60% का एक साल के अंदर, एक सवा साल के अंदर 60% का फॉल हो गया। मतलब आपका अगर 1 लाख रुपए का निवेश है तो उसकी वैल्यू 40,000 की हो गई। तो ये पर्टिकुलर रीजंस की वजह से लोग आते नहीं है, क्योंकि जो ये सेंसेक्स का जर्नी है वो लीनियर नहीं है, उसमें बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो ये जो फॉल हो रहे हैं, जैसे 1992 में फॉल हुआ, 2000 में फॉल हुआ, 2007-8 में फॉल हुआ, उसकी वजह से लोग डरते हैं। तो मतलब क्या है कि हम अगर ये स्लाइड को देखेंगे तो जो बढ़ाई है, एडवांसेस है, वो परमानेंट है, बट डिक्लाइंस आर टेम्पररी। डिक्लाइन जो होता है वो टेम्पररी होता है, बट मेजोरिटी टाइम पैसा जो इन्वेस्ट होता है वो टॉप पे होता है। और ये एक ग्राफ हमें दिखाएगा। मैं म्यूचुअल फंड के सेल्स की बात करता हूं, तो म्यूचुअल फंड के अंदर 2007-8 में जब 20,000 का इंडेक्स हो गया था, जब बहुत ही मार्केट तेजी में था, तो म्यूचुअल फंड का जो ग्रॉस सेल्स इक्विटी में हुआ था वो 1,37,000 करोड़ का हुआ था। और नेट सेल्स जो हुआ था, मतलब रिडम्पशन उसमें से अगर हम निकाल देते हैं तो 52,000 करोड़ का हुआ था। मतलब नया जो पैसा आया म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में, जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो 52,000 करोड़ एक साल में आ गया, जबकि एक साल बहुत ही पीक पे था। और उसके अगले साल में जब मार्केट 20,000 से गिर के 8,000 का हो गया, तो क्या हुआ कि मार्केट के अंदर केवल 4,000 करोड़ आया, मतलब नॉट इवन 10%। इससे हमें क्या लर्निंग मिलता है? इससे हमें कुछ कुछ लर्निंग मिल रहा है कि जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो जब मार्केट आर एट अनरीजनेबल वैल्यूएशंस, जब तेजी में होता है, उसी समय होता है। अगर आप अपना भी हिस्ट्री देखोगे तो मैक्सिमम पैसा लोगों ने 92 में इन्वेस्ट किया। हर्षद मेहता के टाइम पे, उस टाइम पे पेपर में न्यूज आ जाता था, भाई हर्षद मेहता विजिटेड कर्नाटका बॉल बेरिंग, लोग कर्नाटका बॉल बेरिंग खरीद लेते थे। सिमिलर चीज 2000 में हुई कि हर एक आई मीन आईटी के स्टॉक्स लोग खरीदते थे, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, सिल्वर लाइन, उस तरह से खरीदी होती थी। और 2007-8 में भी मैंने आपको डेटा दिखाया। तो ये मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, वो फियर, ग्रीड और होप की साइकिल पे होता है। जब मार्केट तेजी में है, जैसे अभी भी काफी तेजी में है, उसके काफी क्वेश्चंस भी आएंगे जो हम आपके उसके ऊपर बात करेंगे, तो लोगों को एक बड़ी ग्रीड होती है कि भाई मुझे भी पैसा कमाना है, सबको डबल कर देना है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, सबको जल्दी डबल कर देना है, बट डबल करने की जरूरत नहीं है। हमने देखा कि 15.5% के रिटर्न पे भी आपका एफडी से 5 गुना वेल्थ बना, जो हमने ऑलरेडी पहले ही स्लाइड के अंदर देखा है। और उसके बाद क्या होता है कि लोग डर जाते हैं। जब मार्केट फॉल होने का चालू होता है तो पीपल फील के भाई अभी सब खत्म हो गया है, अभी हमें कोई निवेश करना नहीं है, हमें कोई इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। एसेट एलोकेशन, एसेट एलोकेशन का मतलब यह है कि आप जो आपका टोटल कॉर्पस है उसका इन्वेस्टमेंट आप
इक्विटी में यानी कि शेयर्स में, और फिक्स्ड इनकम में, डेट में और दूसरे एसेट क्लास में उसको आपको एक एलोकेशन रखना चाहिए और उसे हर एक समय पे, थोड़े थोड़े समय पे उसे रीबैलेंस करना चाहिए। ये जनरली बहुत ही बेस्ट वे है मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करने की। इन्वेस्टमेंट के अंदर सक्सेसफुल बनने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो एसेट एलोकेशन का है। बट जनरली एसेट एलोकेशन की बातें होती है, वो प्रैक्टिस कोई करता नहीं है। इन्वेस्टमेंट लोग इमोशंस पे ही करते हैं, राइट? और रिस्क जो है बाजार के अंदर, उसका रियलिटी और परसेप्शन जो है वो डिफरेंट है। मतलब माना माना कि जब मार्केट में तेजी होती है, तब मार्केट के जो स्टॉक्स है वो महंगे होते हैं, और वो महंगे होते हैं उस समय मार्केट में हमें रिस्क कम लगता है जनरली लोगों को, जबकि रिस्क बहुत ज्यादा होता है, उसका प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा होता है, तब रिस्क कम लगता है। और जब वही कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो कम हो जाता है, नीचे मार्केट आ जाता है, उस समय हमें रिस्क ज्यादा लगता है। और ये जो परसेप्शन का, रिस्क का परसेप्शन है रियलिटी के सामने, दैट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हम डर जाते हैं जब मार्केट फॉल होने लगता है, तब लोग डर जाते हैं कि अब सब खराबी होने लगता है। जब मार्केट तेजी में होता है तो एक यूफोरिया आ जाता है कि भाई बहुत ही अभी अच्छा हो रहा है, हमें सारी चीजें रैशनली की जगह पे इरैशनल लगती है। तो इन्वेस्टमेंट इसी वजह से लोगों का इन्वेस्टमेंट एफडीज में ज्यादा है, इक्विटी में कम है। हालांकि काफी सारे कंट्रीज में देखा है कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी ने ही रियल रिटर्न दिया है, वहां पे ही आपने एक्चुअली आपका परचेजिंग पावर बनाया, बढ़ाया है, आपने इन्फ्लेशन के ऊपर पैसा कमाया है, आपने वेल्थ क्रिएट की है। एफडीज में या फिक्स्ड इनकम में जनरली वेल्थ क्रिएट नहीं होती है, आप केवल इन्फ्लेशन के जितना कमाते हो, कई बार इन्फ्लेशन से नीचा भी कमाते हो। आपको लगता है कि भाई मुझे 8% मिला, मेरा 100 रुपए का 108 हो गया, बट इन्फ्लेशन अगर 8% से बड़ा है तो एक्चुअली आपने आपने नेगेटिव रिटर्न आपने आपको मिला है। तो ये सब वजह से लोगों का इन्वेस्टमेंट्स कम होता है। ये सारे रीजंस की वजह से इक्विटी के अंदर पार्टिसिपेशन कम होता है। तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमने 2007-8 में हमारे कस्टमर्स में भी फेस किया। जैसे हमने बताया कि एनजे का ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर्स का वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए, कस्टमर्स का वेल बीइंग होना चाहिए। तो हमने काफी सोचा और हमने सोच के एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन का स्ट्रेटेजी बनाया। वो स्ट्रेटेजी हम हमारे पीएमएस के अंदर लेके आए, जो आज की तारीख में वो पीएमएस अभी हमारा म्यूचुअल फंड हो गया है। वही कंपनी में हमने म्यूचुअल फंड का लाइसेंस लिया है। तो हमारी जो एसेट मैनेजमेंट की जर्नी शुरू हुई वो 2010 में शुरू हुई, और हम एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी लेके आए। वो ऐसी स्ट्रेटेजी है कि जो उल्टा करती है, जब मार्केट आगे तेजी में होता है तब इक्विटी में एलोकेशन कम होता है, और जैसे जैसे मार्केट गिरता है तो हम इक्विटी का एलोकेशन बढ़ाते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जर्नी कैसे रही। मैंने कुछ डेटा पॉइंट्स लिए हैं। जब मार्केट 15,000 के इंडेक्स पे था 2011 में, तो जो कस्टमर ने इन्वेस्ट किया था ये स्कीम में, ये पोर्टफोलियो में, उसमें 90% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में था, 10% फिक्स्ड इनकम में था। जैसे मार्केट बढ़ गया 15,000 से 24,000 हो गया, उस समय मोदी जी की सरकार आई थी, लोगों को बहुत तेजी लग रही थी। बट हमने एक रूल बना दिया था कि भाई हम कोई भी सरकार आए, कोई भी परसेप्शन पे हम हमारा इन्वेस्टमेंट का नीति नहीं बनाएंगे, हमारा एक रूल्स के हिसाब से नीति बनेगा। तो हमने तो 90 का 60% कर दिया इक्विटी, मतलब कि प्रॉफिट हमने बुक किया, और डेट के अंदर फिक्स्ड इनकम में पैसा बढ़ाया। उसके बाद वापस 2018 में 36,000 का इंडेक्स हो गया था, तो हम केवल 35% इक्विटी में थे। और फिर जैसे और मार्केट गिरा तो हम 70% भी इक्विटी में आए, और जुलाई 2021 में करीब करीब हम 40 के पी पे है, 40 इक्विटी पे है। और अभी भी हमारा जो एसेट एलोकेशन का मॉडल है वो करीब करीब 40% इक्विटी और 60% डेट का इन्वेस्टमेंट
दिखा रहा है। और ये पर्टिकुलर चीज की वजह से आज हमारा 2010 से 2021 11 साल का एक्चुअल एक्सपीरियंस है, जहां पे हमने एक कस्टमर का रिटर्न लिया था। ये सिंस पीएमएस में है, हमने एक कस्टमर का रिटर्न लिया है और कस्टमर ने 10 साल में 12.05% का रिटर्न जनरेट किया। और जब आपने प्रीवियस स्लाइड देखा होगा तो ये 12.05% का रिटर्न केवल 50% इक्विटी के एक्सपोजर से हमने ये रिटर्न को जनरेट किया है। पूरे 10 साल में 50% तो फिक्स्ड इनकम में ही रहा है, बट हमने इक्विटी जितना रिटर्न, इक्विटी का अगर हम इंडेक्स के रिटर्न की बात करेंगे तो ये समय में इंडेक्स ने कुछ 1% का रिटर्न ज्यादा दिया था, बट हमने 50% इक्विटी से 12% का रिटर्न जनरेट किया, क्योंकि हम टाइम टू टाइम डेट और इक्विटी के बीच में बैलेंस करते थे। इक्विटी में जब बढ़ाई होती थी तो इक्विटी में के निकाल के बैलेंस करते थे डेट में डाल के, और जब इक्विटी नीचे आता था तो डेट में से निकाल के हम इक्विटी में डालते थे। उस तरह से हम बैलेंस करते थे, जिसको हम एसेट एलोकेशन इन्वेस्टमेंट की भाषा में बोलते हैं। और अभी हम हमारे एनजे म्यूचुअल फंड की मैं जर्नी की बात करूंगा, तो एनजे म्यूचुअल फंड में आज हमारा करीब करीब 3000 करोड़ का भी 2800 करोड़ से बढ़ के थोड़ा 3000 करोड़ का एयूएम हो गया है। 3300 इन्वेस्टर है। हम केवल यहाँ पे एक रूल बेस्ड फिलोसॉफी फॉलो करते हैं और हमें 2021 में एएमसी का लाइसेंस मिला और आज हम 8 अक्टूबर से हमारा फर्स्ट फंड लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम है एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड। बिफोर गोइंग इनटू एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड में हमारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी की फिलोसॉफी के बारे में आपसे बात करूंगा। हमारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जो फिलोसॉफी है वो एकदम सिंपल रहेगी। कोई कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स हम लेके नहीं आएंगे। जो चीज सबको समझ में आए ऐसी सिंपल रहेगी। दूसरा है कि डिसिप्लिन रहेगा। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट में। हम कोई बायसिस नहीं रखेंगे, डिसिप्लिन्ड वे में काम करेंगे। और वो डिसिप्लिन कहाँ से आएगा? डिसिप्लिन आएगा रूल्स से। तो हमारा पूरा जो भी नीति होगी इन्वेस्टमेंट की वो रूल बेस्ड रहेगी। इसीलिए हमने हमारे कंपनी को बताया है कि इट इज गोइंग टू बी बिल्ट ऑन रूल्स। हम रूल्स जो बताएंगे उसी के हिसाब से इक्विटी में, डेट में, एसेट एलोकेशन में, हर एक चीज में रूल्स के आधार से ही हमारा निवेश होगा। हमारे कस्टमर्स के लिए उसी आधार से हम निवेश करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के कई तरीके होते हैं मैनेजमेंट के। जो ट्रेडिशनल तरीका है वो एक्टिव मैनेजमेंट का है, जहां जहां पे फंड मैनेजर एक्टिव रिटर्न का मतलब है कि जो बेंचमार्क होता है, मतलब निफ्टी सपोज बेंचमार्क है तो निफ्टी से ज्यादा रिटर्न लाने की कोशिश करते हैं एक्टिव फंड मैनेजर्स। और वो लोग एक कॉल लेते हैं, वो लोग रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद उनको लगता है, वो प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर को, और प्रेडिक्ट करने के बाद वो एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो वो एक तरीका है। दूसरा जो तरीका है वो पैसिव इन्वेस्टिंग का है, कि जैसे आपने सीधा इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसके इंडेक्स फंड्स भी आते हैं, ईटीएफ्स भी आते हैं। वहां पे आपको जो रिटर्न मिलेगा वो पैसिव रिटर्न मिलेगा। मार्केट ने जितना रिटर्न दिया, जैसे कि बीएसई सेंसेक्स ने जो रिटर्न दिया या जो निफ्टी ने रिटर्न दिया, वो ही रिटर्न आपको मिलेगा। वहां पे कोई ज्यादा रूल्स की जरूरत नहीं है, वहां पे कोई ज्यादा एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। इट इज मोर एक सीधा इन्वेस्टमेंट, वो ही एक बास्केट में हो जाता है। और वो बास्केट से आपको जो मार्केट ने रिटर्न दिया वो रिटर्न आपको मिलता है। हमारा जो है वो ये दोनों के बीच का है। हम रूल्स बनाएंगे बट हम लोग कोई एक्टिव कॉल नहीं लेंगे। रूल्स के आधार से जो स्टॉक्स या जो कंपनीज या जो एसेट एलोकेशन डिसाइड होता है उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा। एंड वो रूल्स हम उस तरह से बनाएंगे कि हमारी भी एक कोशिश रहेगी कि हम भी मार्केट रिटर्न से थोड़ा बेटर रिटर्न, एक्टिव रिटर्न देने की कोशिश करेंगे।
राइट। तो मैं आगे बढ़ता हूं। रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के कई सारे नाम है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो एक ही चीज है सारी। कई लोग उसको फैक्टर बेस्ड बोलते हैं इन्वेस्टिंग, कई लोग क्वांट बोलते हैं, कई बार स्मार्ट बीटा बोलते हैं, और कई बार स्मार्ट अल्फा बोलते हैं। बट ये सारे एक्टिव से थोड़े डिफरेंट है। वो लोग रूल्स के आधार पे एक्टिवली मार्केट को आउट परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ जो इक्विटी का पर्टिकुलर पोर्टफोलियो है, जो हम फैक्टर्स के बेसिस के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब मैं फैक्टर्स बताता हूं तो वोलेटिलिटी, वैल्यू, क्वालिटी, मोमेंटम, ये सारे फैक्टर्स है। वोलेटिलिटी का मतलब ऐसा है कि जो कंपनीज के अंदर फ्लक्चुएशन, प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन कम है, ऐसी कंपनीज हम सिलेक्ट करेंगे। वैल्यू में जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है, जो सस्ती बिजनेसेस मिल रहे हैं, वैसे बिजनेसेस में हम इन्वेस्ट करेंगे। क्वालिटी के मैं बात करूं, जो कंसिस्टेंटली कंपनी कैश फ्लोज जनरेट कर रही है, प्रॉफिट बना रही है, आरओसी जिसका हाई है, वो कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। और मोमेंटम की अगर मैं बात करता हूं, तो मोमेंटम में जो कंपनीज फास्ट, जिसके प्राइजेस मूव हो रहे हैं, वो कंपनीज में हम इन्वेस्ट करेंगे। तो एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए ये सारी चीजों की जरूरत है। और ये सारी फैक्टर्स में जो बेस्ट कंपनीज है, वो बेस्ट कंपनीज का हम पोर्टफोलियो इक्विटी का बनाएंगे। ये पर्टिकुलर हमारा जो फंड है, उसमें ये सारे चारों चार फैक्टर का में जो सच्ची कंपनीज आएंगी, उसका 75-80 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाएंगे। अब मैं फैक्टर को, एक क्रिकेट का अभी सीजन चल रहा है, तो क्रिकेट के साथ उसको मैं रिलेट करता हूं। तो अपना क्रिकेट का अगर टीम है, तो उसमें आपको एक क्वालिटी प्लेयर की जरूरत है, जो सॉलिड है, कंसिस्टेंट है, जैसे कि राहुल द्रविड़। और हमें मोमेंटम भी चाहिए, जैसे कि वीरेंद्र सहवाग। तो ये दोनों टीम के अंदर होना जरूरी है। तो ऐसा ही हमारे पोर्टफोलियो में होगा कि सारे फैक्टर्स के ऊपर, ये बहुत ही क्वालिटी फैक्टर्स है, वर्ल्ड वाइड प्रोवन फैक्टर्स है, वो फैक्टर्स के स्टॉक्स हम परचेज करेंगे। ये ग्राफ आपको दिखाता है कि एक एस&पी यूएसए का बेंचमार्क है, 500 कंपनी का बेंचमार्क है, जो कैप वेटेड बेंचमार्क है। और उसके सामने क्वालिटी, लो वोलेटिलिटी, मोमेंटम और वैल्यू के भी फैक्टर्स के इंडेक्स उन्होंने बनाए हैं, जिसमें केवल क्वालिटी के स्टॉक्स है, या वोलेटिलिटी के स्टॉक्स है, या मोमेंटम के स्टॉक्स है। तो वो फैक्टर्स ने कैप वेटेड को यूएसए में 1995 से आउट परफॉर्म किया है लॉन्ग टर्म में। तो ये सब अब स्टडी करने के बाद हमें लगा कि ये सारे फैक्टर के कंबाइंड पोर्टफोलियो हम बनाएंगे, तो हम एक रीजनेबल रिटर्न कस्टमर्स को दे पाएंगे। तो अभी मैं रूल बेस्ड एक्टिव इन्वेस्टिंग क्या है उसकी मैं बात करूंगा। तो जैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इक्विटी की मैं बात करता हूं कि कौन से की डिटर्मिनेंट्स है, कौन से की फैक्टर्स है। जैसे मैंने 4 फैक्टर की ऑलरेडी बात की है, उस पे हम रूल्स लिखेंगे कि मोमेंटम का रूल अलग होगा, क्वालिटी का रूल अलग होगा, वैल्यू का रूल अलग होगा। उसको हम बैक टेस्ट करेंगे कि भाई पुराना हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, वो डेटा पे हम रूल्स को बैक टेस्ट करेंगे कि उसने वो रूल्स में अगर हमने प्रीवियसली इन्वेस्ट किया होता तो क्या रिजल्ट आया होता। एंड उसके बाद हम पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे ये रूल्स पे। रूल्स को हम और पोर्टफोलियो को रेगुलरली मॉनिटर करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम रूल्स को रीडिफाइन करेंगे। वी विल बी लर्निंग एंड दैट इज व्हाई इट इज एक्टिव एंड नॉट पैसिव। एंड अगेन ये साइकिल चालू होगी, जैसे हम रूल्स को रीडिफाइन करेंगे, वापस बैक टेस्टिंग होगा और हम उस पर डिसीजन लेके पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, और ये जर्नी चलती रहेगी। राइट। ग्लोबली भी स्मार्ट बीटा फंड्स ने, या फैक्टर बेस्ड फंड्स ने, या रूल बेस्ड ने एक्टिव से काफी अच्छा ऑफ लेट उसमें पैसा आया है। तो ये ग्राफ से आपको पता चलेगा 2002 2003 के बाद, 2007-8 के बाद दोनों साथ में चल रहे थे, बट बाद में इसने थोड़ा पेस पकड़ा है। एंड अभी ज्यादा पैसा जो ग्लोबली आ रहा है, वो रूल बेस्ड स्ट्रेटेजीज में, जिसको स्मार्ट बीटा भी बोलते हैं,
फैक्टर भी बोलते हैं, क्वांट भी बोलते हैं, उसमें पैसा ज्यादा आ रहा है, राइट। तो ये जो है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि काफी सारे बेनिफिट्स है। एक तो बैकवर्ड लुकिंग है, हम प्रेडिक्शंस इसमें नहीं करते हैं। प्रेडिक्शंस करना कई बार काफी डिफिकल्ट होता है, और शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्शंस करना तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। दूसरा है कि प्री डिफाइंड रूल्स के ऊपर पूरा ये रहता है, इसलिए इससे सिंपलिसिटी और डिसिप्लिन दोनों चीज आ जाती है। मुझे आज ऐसा लगता है कि भाई कोई पर्टिकुलर स्टॉक बहुत अच्छा है, बट वो अगर हमारे रूल्स में फिट नहीं होता है तो उसे हम इन्वेस्ट उसमें नहीं कर सकते हैं। बैक टेस्टिंग भी होता है। बैक टेस्टिंग करने से हम रूल्स को टेस्ट कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज के बायसिस नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मुझे आज लगता है कि भाई मुझे एक कोई पर्टिकुलर कंपनी मारुति उद्योग बहुत ही अच्छी लग रही है, बट अगर वो मारुति उद्योग हमारे रूल्स में फिट नहीं होती है तो वो हम बाय नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी बायस है। कई बार हम जब परचेस करते हैं, सेल करते हैं, तो ह्यूमन बिहेवियर है, एक साइकोलॉजी है कि हमें बायस आ जाता है, तो हम बायस यहाँ रखेंगे नहीं। ये हमें सबसे बढ़िया बेनिफिट रूल बेस्ड एक्टिव इन्वेस्टिंग का लग रहा है। तो अब मैं बात करूंगा एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड की, जो हमारा पहला फंड है। एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करेगा। इक्विटी में जनरली क्या होता है कि लोग, जैसे हमने आगे भी देखा, जब मार्केट हाई होता है तब इन्वेस्टर्स ज्यादा पैसा इक्विटी में लगाते हैं, और लो होता है तब सेल करते हैं। यहाँ पे हम रिवर्स करेंगे। जब इक्विटी कम होगा तब हम ज्यादा पैसा इक्विटी में लगाएंगे और डेट में कम पैसा लगाएंगे, और एक्टिवली रूल्स के हिसाब से इक्विटी और डेट के बीच का जो एलोकेशन है उसको हम बैलेंस करते जाएंगे। इसीलिए ये फंड का नाम है बैलेंस एडवांटेज फंड। ये एक ऑल वेदर फंड है। कोई भी मार्केट साइकिल पे, आज कई लोगों के क्वेश्चंस है कि हम ये साइकिल पे, ये मार्केट आज थोड़ा एक्सपेंसिव है, महंगा है, तो वेदर कैन वी इन्वेस्ट इन दिस फंड और नॉट? यस, यू कैन इन्वेस्ट, क्योंकि ये ऑल वेदर फंड है। यहाँ पे फंड खुद मार्केट का वैल्यूएशन देख के इक्विटी और डेट के बीच में बैलेंसिंग करता है, राइट। दूसरा है रूल बेस्ड। ये रूल्स के बेसिस पे बैलेंसिंग करता है, रूल्स के बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन करता है। यहाँ पे जो टैक्स का ट्रीटमेंट है वो भले डेट और इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, बट इक्विटी का है, क्योंकि जो डेट का कंपोनेंट है 65% कम से कम वो इक्विटी में और आर्बिट्राज के अंदर इन्वेस्ट होता है। और आर्बिट्राज जो होता है वो डेट जैसा ही होता है, जहां पे आप फ्यूचर में सेल करते हो और परचेस करते हो स्पॉट पे। वो दोनों का जो डिफरेंस है वो डेट के जैसा ही रहता है, उसमें कोई रिस्क नहीं है, वोलेटिलिटी नहीं है, बट आपको जो कंसिडरेशन है टैक्स की ओर से वो इक्विटी का रहता है। इसलिए इसमें जो टैक्स रहेगा वो इक्विटी म्यूचुअल फंड का टैक्स रहेगा। एंड ये पर्टिकुलर बैलेंसिंग की वजह से हमें बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, कम रिस्क से, जैसे हमने हमारे पहले एग्जांपल में देखा था, कम रिस्क लिया। कम रिस्क कैसे लिया? केवल एक्सपोजर 50% इक्विटी में था और रिटर्न आया 12% का। 100% से आप 13% रिटर्न ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे 50% इक्विटी से आपको 12% का रिटर्न आया, इसलिए वो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है। स्कीम के मैं फीचर्स की बात करूंगा तो यहाँ पे आपको लमसम जो है वो 500 रुपया भी आप रोक इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड इन मल्टीपल्स ऑफ देयर 500 रुपया एडिशनल आप कर सकते हो। यहाँ पे एंट्री लोड कोई नहीं है, और एग्जिट लोड इज देयर फॉर 30 डेज। 30 डेज के बाद 1% अप टू 30 डेज 1% का एग्जिट लोड है। 30 डेज के बाद यहाँ पे कोई एग्जिट लोड नहीं है। SIP, STP, SWP सब कुछ अवेलेबल है। और जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50% का जो इंडेक्स है वो इस फंड का बेंचमार्क है।
हमारी फंड को, हमारी जो एसेट मैनेजमेंट की टीम है, इट इज गोइंग टू हेडेड बाय मिस्टर राजीव शास्त्री। उनके अंडर टीम है, 35 लोगों की टीम है, एक डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग टीम है। राजीव जी को 25 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है, वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट और पॉलिसी में भी उन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स डिग्री ली है ग्लासगो से। और उनको सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई बहुत सारा एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो ही इज गोइंग टू लीड द टीम। अगर मुझे ये चीज को समराइज करना है, तो मैं ये समराइज इस तरह से करता हूं कि एनजे बैलेंस एडवांटेज इज एन ऑल वेदर फंड फॉर इन्वेस्टमेंट विथ एन ओवरऑल होराइजन ऑफ 5 years। अगर 5 साल का होराइजन है आपका, तो ये डेफिनेटली ये फंड में आप निवेश कर सकते हो। बिलो 5 years मे नॉट बी वेरी एडवाइजेबल। 5 साल और 5 साल के ऊपर है, तो डेफिनेटली ये फंड में आप रिस्क आपका काफी कम हो जाएगा और रिटर्न्स मिलने की गुंजाइश आपकी बहुत ही ज्यादा, प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा है कि एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड में आप रेगुलर इनकम भी ले सकते हो। काफी लोगों को आज रेगुलर इनकम की जरूरत है, सेकंड इनकम की जरूरत है। तो आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान 5 से 7% के बीच में विड्रॉ कर सकते हो। अब ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान अगर कोई एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड में ऑप्ट करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म में आपने जो निवेश किया है उसकी वैल्यू कम हो सकती है। मानो कि आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया है और आपने 5% आप ले रहे हो, तो 5% के सामने शॉर्ट टर्म में 1 साल, 2 साल, 3 साल में वो 1 लाख की वैल्यू 95,000 या 90,000 भी हो सकती है। बट अगर आप 5 साल, 7 साल या 10 साल होल्ड करोगे, तो डेफिनेटली वो वो वैल्यू कम होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कम है, रादर बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो अगर आप एफडी वगैरह के सामने इसका कंपैरिजन करोगे एंड अगर थोड़ा फॉल में आप वो फॉल को सहन कर पाओगे, तो आप SWP डेफिनेटली बैलेंस एडवांटेज फंड में कर सकते हो। आपके इन्वेस्टमेंट्स में आप अगर देखोगे तो काफी सारा पैसा आपको पता चलेगा कि बैंक के एफडीज में है। अभी रिटर्न्स भी वहां पे काफी कम हो गए हैं। एक्चुअली आप इन्फ्लेशन जितना भी अभी वहां से कमा नहीं रहे हो, और टैक्स एफिशिएंसी भी यहाँ ज्यादा है। एक मैं आपको बात बताऊंगा कि एनजे ने एसआईपी की शुरुआत की थी। आज जिसके पास रेगुलर पैसा है वो लोग एसआईपी में पैसा लगा रहे थे। आज हमारा 1,15,000 करोड़ का जो एयूएम है, उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने एसआईपी में पैसा लगाया। एसआईपी में आज कंफर्ट आ गया है एंड उसकी वजह से दे हैव आल्सो मेड गुड रिटर्न्स। हमारे 5 लाख के करीब इन्वेस्टर्स जो 10 साल से ऊपर हमारे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा रिटर्न बनाया है। एंड मुझे ये लगता है कि SWP भी एक ऐसी ही चीज है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और SWP में भी जैसे SIP अब सबके अंदर आ गया है, वैसे SWP भी धीरे धीरे आ जाएगा एंड NJ विल टेक दैट पर्टिकुलर थिंग अहेड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात आपको बताऊंगा कि जो आपका पार्टनर है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, जो एनजे का पार्टनर है, जो आज आपको ये मीटिंग के भी लिए लेके आया है एंड एट एवरी नाउ एंड देन जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपको एडवाइस कर रहा है, उससे डेफिनेटली आप कंसल्ट करके ही आप निवेश कीजिए। SWP में कितना विड्रॉ करना है, 5% या 6%, जो भी आपको करना है, वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर एनजे पार्टनर से डेफिनेटली कंसल्ट करने के बाद ही कीजिए, बिकॉज ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द एंटायर स्कीम ऑफ थिंग्स। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो आप समझ लीजिए। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका एनजे पार्टनर आपके साथ है, तो डेफिनेटली आपकी जर्नी अच्छी रहेगी एंड यू विल बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। तो मैं एंड कर रहा हूं कि एनजे का जो फिलॉसफी रहा है वो ऐसा रहा है कि सिंपल आइडिया को हमने सीरियसली लिया है। टेक अ सिंपल आइडिया
and take it seriously. Whether it was SIP एक simple idea था, हमने बहुत ही ज्यादा उसको सीरियसली लिया. एसेट एलोकेशन सिंपल आइडिया था, हमने उसको बहुत ही ज्यादा सीरियसली लिया एंड उससे हमें ये मिरेक्युलस रिजल्ट्स मिले हैं. मैं कॉन्फिडेंट हूं कि हमारा जो एसेट मैनेजमेंट का एएमसी का बिजनेस है, वहां पे भी ये रूल बेस्ड जो हम बात करते हैं वो बहुत ही सिंपल बात है. वो वैसे बहुत ही डल और बोरिंग है, बट वही काम हम रोज करते हैं, वही एक ही चीज हम करते हैं. तो वी हैव टेकन दिस सिंपल आइडिया एंड टेकन इट वेरी वेरी सीरियसली. मैं केवल आपको एक ही चीज बताऊंगा आज यहाँ से, कि ये जो पैसा हम कस्टमर्स का लेंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स का, उसमें वी विल हैव मोर देन 100% डेडिकेशन टू मैनेज. जो हम 100% ज्यादा कमिटमेंट के साथ एक एक जो आपका पैसा है, हम कोशिश करेंगे कि हमारी सारी एनर्जी उसमें लगा दे कि आपका रिटर्न अच्छा हो. मुझे पता नहीं है कैसा रिटर्न आएगा, दैट टाइम विल टेल, बट we have taken this rule based simple idea, we have taken it very seriously. और मुझे उम्मीद है कि जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में एक डिफरेंशिएशन क्रिएट किया, ऐसा ही एक अलग इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस हम आपको हमारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी की ओर से भी देंगे. वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद. And I have no words to express our gratitude on behalf of entire group of NJ. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, Neeraj sir. I think that was a very wonderful session. काफी आसान भाषा में आपने इक्विटी मार्केट का रिटर्न, एफडी का रिटर्न, फंड के बारे में बता दिया. और आपको सुन रहे हैं, एंड द कमेंट्स व्हिच आई एम गेटिंग आई थिंक आर फैंटास्टिक. काफी क्वेश्चंस भी है, बट बिफोर गोइंग टू क्वेश्चंस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर राजीव शास्त्री. जैसा कि नीरज सर ने इंट्रोड्यूस किया राजीव जी को, तो राजीव शास्त्री इज अवर CEO फॉर एनजे इंडिया, एनजे म्यूचुअल फंड. सो वेलकम राजीव टू द फोरम. Thank you Rajiv, so much. can you just Hussaini. unmute It's a your pleasure line? being here. Yeah, I've unmuted. It's a pleasure being here. Thank you so much. Rajiv, you are muted, I think. Okay. Yeah, we can hear you. Sorry. Yeah. Right. So, राजीव, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको. लॉन्च हो रहा है एनजे म्यूचुअल फंड. 8 अक्टूबर से एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड लॉन्च हो रहा है. सो आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड योर एंटायर टीम फॉर दैट. राजीव, आई वुड लाइक टू नो दैट ये रूल्स बेस्ड एक्टिव इन्वेस्टिंग की काफी बात नीरज सर ने अभी करी. सो हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ सेटअप डू यू हैव? तो अगर आप कुछ ये अपनी टीम के बारे में और जानकारी दे हमारे सारे श्रोताओं को, तो आई थिंक दैट विल बी ग्रेट. थैंक यू सो मच. एंड हाँ, जैसे कि आपने कहा कि रूल बेस्ड एक्टिव इन्वेस्टिंग जो है, जैसे नीरज भाई ने एक्सप्लेन किया, वो एकदम अलग तरीका है इन्वेस्ट करने का, और इसीलिए उसके लिए एक अलग तरीके की टीम की जरूरत पड़ती है, जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट टीम होती है उससे काफी अलग. तो आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टू जस्ट टेक यू थ्रू के हमारे पास हमारी जो पूरी टीम है, स्टार्टिंग विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि हमारी टीम क्या है. तो एक मेरा प्रेजेंटेशन है, अगर इसको शेयर किया जाए तो. हाँ, बढ़िया. सो लेट मी जस्ट इसको थोड़ा. तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारी जो ट्रस्टी कंपनी है, आप जैसे सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड का जो एक इकोसिस्टम होता है, उसमें एक ट्रस्टी कंपनी होती है और एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है. ट्रस्टी कंपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट करती है, और सब एसेट की ओनर ट्रस्टी कंपनी होती है. तो हमारे जो ट्रस्टी कंपनी है, वहाँ पे हमारे एनजे के को फाउंडर जिग्नेश देसाई जी, वो चेयरमैन है. उनके साथ देवेश पाठक जी हैं, जो एक एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं. उन्होंने इस पे काफी किताबें लिखी हैं, एंड ही इज वेरी वेरी वेल नोन प्रोफेशनल इन दिस फील्ड. उसके अलावा उनके साथ सुंदर शंकरन जी हैं, जो एक फाइनेंशियल मार्केट कंसल्टेंट रहे हैं. उन्होंने भी किताबें लिखी हैं फाइनेंशियल मार्केट्स और वेल्थ क्रिएशन पे, म्यूचुअल फंड्स और वेल्थ क्रिएशन पे. और मौसमी नंदीधर जी हैं, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के साथ 25 साल से ज्यादा उनका एसोसिएशन रहा है, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन के फील्ड में.
अब हमारे एएमसी की बात करते हैं तो वहाँ पे नीरज भाई जिनको आपने अभी सुना, वो चेयरमैन है। उनके साथ जनरल विक्रम सिंह है, ये हमारा एक वो हमारे बोर्ड में है। जनरल विक्रम सिंह जी है, ये रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं इंडियन आर्मी के, एंड इनका काफी सालों का तजुर्बा है, और आज एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और लीडरशिप से एक अथॉरिटी माने जाते हैं, काफी कॉलम्स लिखते हैं, प्लस फॉरेन रिलेशंस में भी उनके काफी कॉलम्स आते हैं। उनके साथ इम्तियाज अहमद पीरजादा जी हैं, जो एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, 3 साल का तजुर्बा रहा है उनका, बहुत ही Yeah, एक्सपीरियंस और Rajiv, there seems to be some sound disturbance at your end. डिस्टर्बेंस इन व्हाट सेंस हुसैनी? Yeah, it is better. थोड़ा बैकग्राउंड में कुछ नॉइज आपके यहाँ पे आ रहा था, बट it is seems better now. ओके Yeah. ओके, तो ओके, सो आई वाज सेइंग कि इम्तियाज अहमद पीरजादा जी हैं उनके साथ, जो 30 साल से फाइनेंशियल आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, और चौथा डायरेक्टर जो है वो मैं हूँ इसके बोर्ड में। हमारी लीडरशिप टीम जो है वो हमारे सीएफओ और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर विनीत नायर हैं, जो 17 साल का तजुर्बा रखते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और चीफ रिस्क ऑफिसर पूनम उपाध्याय हैं, जो 13 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है उनका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। वीरल शाह हैं, जो हमारे जो एनजे के साथ 20 साल से जुड़े हैं, और एनजे की जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है उसके प्रिंसिपल ऑफिसर हैं, और ये रूल बेस्ड एक्टिव मैनेजमेंट जो एनजे की फिलोसफी है वो इसको फॉलो करते आए हैं 20 साल से, और उसमें इनकी काफी भागीदारी रही है। ऋषि शर्मा जी, जो 15 साल की एक्सपीरियंस के साथ रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के एक्सपीरियंस रहा है उनको फाइनेंशियल मार्केट्स में, तो वो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर होंगे। आनंद वरदराजन जी हैं, जो हमारे जनरल मैनेजर सेल्स हैं, उनका 20 साल का तजुर्बा है, सिर्फ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नहीं, सिर्फ एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में नहीं, बट बाहर के देशों में भी जीई और एचएसबीसी में 20 साल का तजुर्बा है उनका सेल्स में। हमारी जो रिसर्च टीम है वो एक साधारण रिसर्च टीम जैसी नहीं है, वो थोड़ी अलग है। उसमें अंकुर पांडे हैं, जो हमारे एक रिसर्च एनालिस्ट हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में इन्होंने इंजीनियरिंग की है, और ये हमारे क्वांटिटेटिव रिसर्च और पाइथन प्रोग्रामिंग के एक्सपर्ट हैं। पूजा शेठ हैं, जो एक फंडामेंटल रिसर्च उन्होंने किया है क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट में, और एक फोरेंसिक एनालिस्ट के तरीके से उनका एक्सपीरियंस है। हनुष हैं, जो जूनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं, और इनका 3 साल का एक्सपीरियंस है। ये भी पाइथन के एक्सपर्ट हैं, और काफी प्रोग्रामिंग करते हैं हमारे लिए, ये हमारे प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर के लिए। हमारी जो डीलिंग टीम है उसमें विशाल आशर है, जो इक्विटी डीलर हैं, उनका 14 साल का तजुर्बा है इक्विटीज में। और पुलकित गोयल हैं, जो फिक्स्ड इनकम डीलर हैं, उनका 3 साल का तजुर्बा है फिक्स्ड इनकम डीलिंग में, पर उसके साथ वो भी एक पाइथन और आर की प्रोग्रामिंग का तजुर्बा रखते हैं। तो हमारी टीम ऐसी है जो आप जो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल साधारण जो एक टीम होती है इन्वेस्टमेंट टीम, उससे एकदम अलग होती है। इसमें हमारा फोकस डेटा एनालिसिस और डेटा को एनालाइज करके ऐसे सॉफ्टवेयर लिखने के लिए होता है जो डेटा को बहुत तेजी से एनालाइज कर सके, और उस डेटा को एनालाइज करके जो रूल्स बनते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन में कोई ह्यूमन डिस्क्रेशन नहीं होता। तो जो फाइनल स्टेज का जो एक एक्सपर्टीज लगता है, जो ह्यूमन डिस्क्रेशन होता है, वो हम एलिमिनेट कर देते हैं, ह्यूमन बायस एलिमिनेट कर देते हैं। तो और फोकस इज ऑन गेटिंग द राइट डेटा एंड एनालाइजिंग इट थ्रू एडवांस टेक्नोलॉजी। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके ये डेटा को एनालाइज किया जाता है। राइट, सो आई थिंक काफी एक्सपीरियंस टीम है राजीव आपकी, और काफी अलग सी टीम है। सो आई थिंक दैट्स वंडरफुल टू हियर। सो वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो काफी सवाल आए हैं हमें इन्वेस्टर्स के साथ में। सो आई वुड लाइक टू हैव नीरज भाई ऑन स्क्रीन वंस अगेन, एंड सो राजीव, आई विल पोस्ट सम क्वेश्चंस टू यू एंड नीरज सर बोथ। सो नीरज सर, मेरा पहला सवाल आपके लिए है। काफी सारे इन्वेस्टर्स अभी थोड़े एक्साइटेड भी है, थोड़े घबराहट में भी है कि बाजार 60,000 के लेवल पे है। 2 दिन पहले ही 60,000 क्रॉस किया है, और ये चाल पकड़ में किसी को आ नहीं रही है। सो इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, और इज इट अ गुड टाइम टू रिडीम? और ऐसे में हम बैलेंस एडवांटेज फंड की बात कर रहे हैं, तो क्या बैलेंस एडवांटेज फंड में पैसा इस समय में डालना चाहिए? Yeah, I think
बैलेंस एडवांटेज फंड का ऑब्जेक्टिव ही है कि इक्विटी और डेट के बीच में बैलेंसिंग करे, और उसी जनरली नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब मार्केट के अंदर तेजी होती है, जो मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में भी दिखाया कि 2007-8 में भी बहुत ज़्यादा पैसा जब मार्केट में तेजी होती है उस समय आता है, जब मार्केट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा पैसा आता है। और उसके बाद कई बार स्टीप करेक्शन आते हैं, कई बार छोटे करेक्शन भी आते हैं, टाइम करेक्शन भी आते हैं, बट कई बार बहुत स्टीप करेक्शन आ जाते हैं। तो बेटर स्ट्रेटेजी ये है कि अगर आप ऐसे एसेट एलोकेशन वाले फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करो तो उसमें डेफिनेटली आपको इक्विटी और डेट का जो एलोकेशन है वो डिफरेंट रहेगा, मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से रहेगा, जो हम बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर कोशिश करते हैं। तो आज किसी ने भले 60,000 के मार्केट पे इन्वेस्टमेंट किया और मान लो कि किसी ने 1 लाख रुपए का निवेश किया है, तो वो सारा का सारा 1 लाख रुपया हम शेयर्स उसके नहीं खरीदने वाले हैं। उसमें से करीब अप्रोक्सीमेटली 40,000 जैसा इक्विटी में शेयर्स में जाएगा, बाकी का जो पैसा है वो डेट में फिक्स्ड इनकम में जाएगा। तो उसकी वजह से जब मार्केट का फॉल आएगा तो ये फंड का फॉल भी कम आएगा। एंड नॉर्मली एक नेगेटिव पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है, जो मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कि आज 50% का फॉल हमने मार्केट में 3 बार तो ऑलरेडी देखा है, तो उसका मतलब क्या होता है कि 1 लाख का रुपया गिर के 50,000 हो जाता है। अब 50% फॉल है, बट वो 1 लाख रिकवर करने के लिए आपको 100% का राइज चाहिए। 50,000 से आपको 100% का राइज चाहिए, तो आपका 1 लाख रुपया बनता है। अब यहाँ पे अगर उस समय केवल 50% ही इक्विटी के अंदर एक्सपोजर होता तो वो 1 लाख का 50,000 की जगह पे 1 लाख का केवल 75,000 हो जाता। तो 75,000 से फिर आपको 25,000 मतलब 33% का ही राइस चाहिए रिकवर करने के लिए। तो ये एडवांटेज है बैलेंस एडवांटेज फंड टाइप के प्रोडक्ट का। फिर भी कोई इन्वेस्टर अगर वोलेटिलिटी से डरता नहीं है, लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्ट करता है, बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन है, तो वो 100% इक्विटी में भी कर सकता है। बट अगर थोड़ा आपको डर लगता है, थोड़ा वोलेटिलिटी का भी है, तो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। और ऐसे मार्केट में डेफिनेटली दिस इज अ गुड प्रोडक्ट फॉर 4-5 years ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो नीरज सर, क्या इसे हम ऑल वेदर फंड कह सकते हैं इस कैटेगरी के फंड को, जो शायद बाजार यहाँ से 65,000 70,000 जाए या 50,000 जाए, करेक्ट। तो सभी सिनेरियो में इन्वेस्ट करने के लायक है ये फंड? जी जी बिल्कुल, क्योंकि अगर और बढ़ता है तो हमें इक्विटी का एक्सपोजर हम उसको और कम करेंगे, गिरेगा तो इक्विटी का एक्सपोजर हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो हम रिस्क का जो मैनेजमेंट है वो जो जनरली बिहेवियर से उल्टा होता है, उसकी जगह पे हम मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से रिस्क का मैनेजमेंट करेंगे और रिस्क को कम करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। राइट। तो इन समरी आई थिंक एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड में बाजार कोई भी लेवल पे हो, आप निश्चिंत होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो आप नहीं कर रहे, वो फंड ऑटोमेटिकली कर रहा है। सो निश्चिंत होकर आप अपना पैसा इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट लेवल। राजीव, मेरा अगला सवाल आपके लिए है। काफी हमारे इन्वेस्टर्स का ये सवाल है कि मार्केट में दूसरे भी बैलेंस एडवांटेज फंड अवेलेबल है। दो नीरज भाई ने थोड़ा उनके सेशन में कवर किया रूल बेस्ड एक्टिव इन्वेस्टिंग के बारे में, फिर भी आप उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे कि हाउ एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैलेंस एडवांटेज फंड्स व्हिच आर देयर इन द मार्केट? बिल्कुल। तो जैसे कि नीरज भाई ने आपको बताया था कि हम एक रूल बेस्ड एक्टिव इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी फॉलो करते हैं, और रूल बेस्ड एक्टिव इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी ये जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट स्टाइल है इससे एकदम अलग है। और क्योंकि ये एकदम अलग है, क्योंकि ये एकदम रूल्स पे बेस्ड है, यहाँ पे कोई ह्यूमन बायस नहीं है, तो इसमें एक डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी मिलती है बाकी सब फंड्स के अलावा, ये बाकी फंड से कंपेयर्ड। तो ये जो रूल बेस्ड एक्टिव इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी जो है, ये इसमें एसेट एलोकेशन भी रूल बेस्ड है, जो एक फॉर्मूला के बेसिस पे है, जो विच टेक्स इनटू अकाउंट नॉट जस्ट इक्विटी वैल्यूएशन
बट इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी कितनी है, मार्केट, तो ये सब चीजों को देखते हुए इक्विटी एलोकेशन होता है। फिर एक बार इक्विटी एलोकेशन हो जाए तो जो इन्वेस्टमेंट होती है इक्विटी एलोकेशन की, वो भी कंप्लीटली रूल बेस्ड तरीके से 4 फैक्टर के बेसिस पे होती है। एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है जिसमें कोई बायस की संभावना नहीं है। तो ये सब चीजें इसको एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या नॉर्मल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से एकदम अलग कर देती है, और ये एक ट्रू डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी है। आज तक जो लोगों का इन्वेस्टमेंट है वो पूरा का पूरा एक डिस्क्रेशनरी एक्टिव फंड्स में है, जिसकी वजह से उनका एक स्टाइल कॉन्सेंट्रेशन हो गया है। ये एक स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन की अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे एकदम अलग तरीका है इन्वेस्ट करने का, और हमारे एनालिसिस के बेसिस पे पोर्टफोलियो भी काफी अलग आता है। तो एक डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी है, और और इसके बेसिस पे इसमें थोड़ा एलोकेशन हर एक इन्वेस्टर का होना चाहिए। Right. So it's a different style of investing which people should benefit from. So तो यहाँ next पे ये question. स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग जो है, दिस हैज ओनली बिकम पॉसिबल नाउ बिकॉज अब हमारे पास हमारे देश में डेटा भी है और उसको एनालाइज करने की टेक्नोलॉजी भी है, और इंटरनेशनल मार्केट्स में ये स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग बहुत पॉपुलर हुआ है पिछले कई सालों में। तो पिछले जी। 20 सालों का अगर आप डेटा देखें तो बहुत सारा फ्लो इन फंड्स में आया है, नॉर्मल जो डिस्क्रेशनरी एक्टिव है उसके मुकाबले। तो हमारे यहाँ अब डेटा भी है, टेक्नोलॉजी भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, तो सब मिला के एक ये सही प्रोडक्ट है इस टाइम के लिए। ग्रेट। नीरज सर, अगला सवाल काफी सारे इन्वेस्टर्स का है कि भाई ये फंड में हम पैसा लगाएंगे, सो व्हाट इज द रिटर्न एक्सपेक्टेशन व्हिच आई शुड हैव। आपने कहा कि 5 साल के लिए पैसा लगाना चाहिए, आपने बिल्कुल वैसा भी कहा था कि रिटर्न के बारे में नंबर बोलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर कोई इन्वेस्टर 5 साल, जैसा आपने कहा 5 साल या उससे ज्यादा निवेश करता है, सो व्हाट इज द काइंड ऑफ रिटर्न व्हिच एनीबॉडी शुड एक्सपेक्ट इन दिस फंड? देखिए, नॉर्मली इक्विटी मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म में आप बहुत सारे कंट्रीज का भी एनालिसिस है, डेवलप्ड मार्केट्स का, तो इन्फ्लेशन से जरूर ज्यादा वो रिटर्न देता है। नॉर्मली 4-4.5% का इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देता है। हमारे कंट्री में तो 8% का रिटर्न दिया है। मतलब जो मैंने 30 इयर्स का आपको एग्जांपल दिया था, वहाँ 15.5% का रिटर्न सेंसेक्स का आया था, और 8% का इन्फ्लेशन करीब करीब वो पीरियड में रहा है, तो 7% जैसा रियल रिटर्न आया है। बट नॉर्मली आप 4-4.5% का रियल रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अभी इंटरेस्ट रेट्स भी काफी फॉल हो गए हैं, तो ये जनरली एक रीजनेबल रिटर्न आना चाहिए। उसका रीजन भी बहुत सिंपल है कि ग्रोथ तो होगा ही, एंड अगर ये नहीं होता है तो जो आप एफडीज वगैरह में भी पैसा लगाते हो तो वो सेफ नहीं है, क्योंकि जो एफडी में आप पैसा लगाते हो ना, वो कंपनीज को लैंड करते हैं, और कंपनीज ने अगर उस लैंडिंग रेट्स के ज्यादा पैसा नहीं बनाया तो हाउ दे विल पे बैक दैट मनी टू द बैंक्स अगेन। तो नॉर्मली हमारे हिसाब से जो इंटरेस्ट के ऊपर 4-5% या इन्फ्लेशन के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर 4 से 5% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसा होगा कि एक साल में बहुत ज्यादा रिटर्न आ जाएगा, दूसरे साल में गिर जाएगा, तीसरे साल में मार्केट फ्लैट रहेगा, ऐसा हो सकता है। बट जैसा जैसे आप लॉन्ग टर्म में जाओगे, 5 साल 10 साल, तो ये करीब करीब 5 साल 10 साल में इसके करीब करीब ही रिटर्न आपका आएगा। सो रिटर्न्स कैन बी वॉलेटाइल, लेकिन अगर हम डाल के पैसा लगा के रखेंगे, करेक्ट, तो इन्फ्लेशन से हम काफी अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हाँ। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, काफी इन्वेस्टर्स का क्वेश्चन वो भी है कि काफी इन्वेस्टर्स चिंतित है कि मेरा काफी पैसा बैंक एफडी में लगा है, जो आपने भी डेटा दिखाया, एंड देयर यील्ड इज वेरी लो। एंड जनरली हुसैनी में एक बात बताऊंगा, रिटर्न कमाने का किसी का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। सबका ऑब्जेक्टिव होता है कि अपना परचेजिंग पावर बढ़े, अपनी वेल्थ बढ़े। जितना मेरे पास पैसे से जो मैं आज चीज खरीद सकता हूँ, उससे मैं ज्यादा चीजें खरीद सकूं। तो 15% का रिटर्न है और परचेजिंग पावर नहीं बढ़ता है, इन्फ्लेशन भी 15 का है, तो कोई मतलब नहीं है। बराबर है। तो रिटर्न इज ऑलवेज टू बी लुक्ड एज अ रियल रिटर्न, कि भाई रियल रिटर्न इन्फ्लेशन के ऊपर का रिटर्न कितना मिला। और मुझे उम्मीद है
एंड है कि इसमें आपको अच्छा रियल रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल सर। Yeah. राजीव, एक टेक्निकल सवाल है। काफी हमारे एनआरआई इन्वेस्टर भी हमारे साथ जुड़े हैं, सो दे आर हैविंग दिस क्वेश्चन दैट इज दिस फंड ओपन फॉर एनआरआई इन्वेस्टमेंट। और दूसरा एक सवाल है कि काफी लोग थोड़े कंफ्यूज्ड है कि यहाँ पे अगर इक्विटी का एसेट एलोकेशन में पोर्शन कम रहा तो क्या टैक्सेशन फंड का इक्विटी का होगा या डेट का होगा? ओके, तो पहला सवाल का जो एनआरआईज का है, वहां पे यूएस और कनाडा को छोड़ के बाकी सब एनआरआईज के लिए ये फंड ओपन है। यूएस कनाडा में कुछ लीगल चैलेंजेस हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं उसको एड्रेस करने की, बट जैसे वो एड्रेस होंगी तभी हम खोल सकेंगे। आज के लिए यूएस और कनाडा के इन्वेस्टर्स को छोड़ के बाकी सब एनआरआईज के लिए ये अवेलेबल है। एज फॉर टैक्सेशन, तो इक्विटी का पोर्शन जो भी हो, 65% हमेशा इक्विटी प्लस आर्बिट्राज में होगा। और आर्बिट्राज जैसा आप जानते हैं कि वो एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ही माना जाता है, इक्विटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट ही मानी जाती है। तो उसकी वजह से, क्योंकि 65 हमेशा इन दोनों में इन्वेस्टेड होगा, तो इसका टैक्सेशन हमेशा इक्विटी का टैक्सेशन होगा। जो फंड का टैक्सेशन है, इट विल ऑलवेज क्वालिफाई एज अ इक्विटी फंड फॉर टैक्सेशन पर्पसेस। सो इन्वेस्टर्स को कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ उनको डेट का टैक्सेशन लग सकता है। एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम द टैक्सेशन विल बी इक्विटी ओनली। बिल्कुल बिल्कुल जी। Absolutely. नीरज सर, एक अगला सवाल आपसे है। आपने अपने सेशन में एसडब्ल्यूपी के बारे में बात की, सेकंड इनकम के बारे में बात की, तो हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं जो रिटायर्ड हैं, जिनके पास कॉर्पस है और वो दूसरी इनकम चाहते हैं, और काफी लोग दूसरे जरियों से भी दूसरी इनकम चाह रहे हैं। तो थोड़ा एसडब्ल्यूपी के बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं, और ये एसडब्ल्यूपी क्या है, और अगर मैं इस फंड में एसडब्ल्यूपी करता हूं तो मुझे मंथली कितना पैसा निकालना चाहिए यहाँ पे, या क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए? हाँ, तो ये एसडब्ल्यूपी में ऐसा है कि आप एक अमाउंट डिसाइड करते हो। मान लो कि भाई मैंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, यानी 5% का नक्की किया है कि 5% का हम विड्रॉल करेंगे। तो 5,000 रुपए का आपका विड्रॉल होगा। वो आप मंथली कर सकते हो या क्वार्टरली कर सकते हो। अगर आप क्वार्टरली करोगे तो 1250 रुपया आपका क्वार्टरली निकलेगा। तो उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट आपको 1250 रुपया आपके अकाउंट में मिलेगा। अब जो 1250 रुपया आपको क्वार्टरली मिलता है, उसमें उस दिन की जो भी एनएवी होगी, उस एनएवी पे यूनिट्स आपके उतने कम हो जाएंगे, मतलब आपके यूनिट्स कम होते जाएंगे। बट वो पर्टिकुलरली मार्केट के अंदर जो रिटर्न आता है, वो जनरली 5% से ज्यादा रिटर्न आता है लॉन्गर टाइम फ्रेम में। तो आपका 5% से ऊपर का ही आपका जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में रहेगी। मतलब 1 लाख की जो वैल्यू है, जी। वो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा फॉल आता है, करेक्शन आता है, तो 95,000 भी हो सकती है, 90,000 भी हो सकती है। बट अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे, जैसे हम ऑलरेडी आपको ये प्रेजेंटेशन में दिखा चुके हैं कि अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे तो आपको एक रीजनेबल रियल रिटर्न मिलता है। रियल जो रिटर्न मिलता है वो डेफिनेटली इन्फ्लेशन के ऊपर का रिटर्न मिलता है। तो कोई कस्टमर 7 साल या 10 साल टिकेगा तो उसका 1 लाख का 1 लाख तो डेफिनेटली ही रहेगा। बट शायद वो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है वो भी उसकी बढ़ सकती है। 1 लाख का 1,20,000 या 1,40,000 भी हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम टैक्स की एफिशिएंसी है। यहाँ पे जो टैक्स लगता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% का है, लॉन्ग टर्म 10% का है। और जो आपका 1250 या 5,000 रुपया पूरे साल का जो आप रिडीम करते हो, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक कैपिटल का होता है और एक गेन होता है। तो शुरू शुरू में वो कैपिटल का पोर्शन ज्यादा होता है, गेन का पोर्शन कम होता है। तो टैक्स का जो इम्प्लीकेशन है वो बहुत ही ज्यादा कम होगा। अगर कोई एफडीज वगैरह में लगाता है और वो 30% के ब्रैकेट में है तो 30% का टैक्स लगता है। यहाँ पे वो टैक्स का भी बेनिफिट है। खाली एक ही चीज है कि शॉर्ट टर्म में वोलेटालिटी आएगी, और वोलेटालिटी वो 5,000 में नहीं है, वो तो आपको मिल ही जाएगा। वोलेटालिटी है कि अगर आप वो वैल्यू देखने जाओगे कि मैंने 1 लाख रुपया का निवेश किया है, जो एफडी में 1 लाख का 1 लाख ही हर टाइम रहता है, तो वो कम हो सकता है। तो वो वोलेटालिटी को आपको
मैनेज करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, एनजे का जो पार्टनर है, उसके साथ में बैठ के आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। हर एक कस्टमर की नीड डिफरेंट हो सकती है, किसी को 5 चाहिए, 6 चाहिए। आई वुड नॉट सजेस्ट के 7 के ऊपर कोई भी विड्रॉल करे, 7% से ज्यादा विड्रॉल मत करो, और आपके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के इसकी प्रॉपर प्लानिंग करो, समझो। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो, एकदम एकदम इमोशनली डिसीजन लेते हो, इंपल्सिव डिसीजन लेते हो, प्लीज डोंट डू दैट। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कंसल्ट करो। कई बार लोग इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं, एसआईपी बंद कर देना है, रिडीम कर देना है, ये बंद कर देना है। प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज दीज आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, और उसी की वजह से मार्केट रिटर्न देता है और कस्टमर का रिटर्न नहीं आता है। तो आपका जो पार्टनर है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको आप अपना दोस्त बनाइए, शेयर कीजिए उसके साथ, और उसके साथ बैठ के आप प्लानिंग कीजिए। आई कैन श्योरली टेल यू कि जो एसआईपी के अंदर हुआ है, एसआईपी में आज हमारे बहुत ही सारे कस्टमर्स है, दे आर वेरी हैप्पी इन्वेस्टर्स, वैसा ही आप एक्सपीरियंस एसडब्ल्यूपी में भी करोगे। थैंक यू। सो आई थिंक अगर मैं सर समराइज करूं तो 5 से 6% से ज्यादा का विड्रॉल ना करें। दूसरी बात कि जैसे एफडी में हम रोज जाके बैंक में अपना वैल्यू नहीं देखते और वहां पे 5-7 साल के लिए पैसा लगा देते, तो यहाँ पे भी अगर 5-7 साल लगा के भूल जाएंगे, जैसा आपने भी शुरुआत में अपने सेशन में बताया कि 10-10 साल में मार्केट में लगभग 4 गुने की बढ़ोतरी हुई है, विच इज अ पब्लिश्ड डेटा। सो आई थिंक गुड रिटर्न्स कैन बी एक्सपेक्टेड, और रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम रखे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्लीज स्पेंड टाइम विथ योर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एनजे पार्टनर, और उनके साथ बैठ के आपकी नीड के हिसाब से आप यहाँ पे पैसा निकालिए, राइट। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आंसर्ड। सो एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड इज गोइंग टू ओपन फ्रॉम 8th of October फॉर सब्सक्रिप्शन। इसमें एसआईपी का ऑप्शन भी अवेलेबल है, एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जैसा कि नीरज भाई ने पहले भी सेशन में कहा आपने, वो 500 रुपए से शुरू हो रहा है। तो हम सब अपेक्षा रखते हैं कि जो आपने अपना प्यार और दुलार हमें इतने बरसों से दिया है, आप एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर भी अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा निवेश करेंगे। एनजे की ओर से, एनजे एएमसी की ओर से हम लोग सभी लोग कमिटेड हैं टू मैनेज योर मनी टू द बेस्ट ऑफ योर एफर्ट, आवर एफर्ट टू रिड्यूस योर रिस्क एंड टू प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑफ द रिटर्न। सो विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड द सेशन। Rajiv, Neeraj sir, any concluding remarks from your end? Rajiv. सर बेसिकली जो नीरज भाई ने एक बात कही थी अपने प्रेजेंटेशन के टाइम पे, वो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि इस फंड में आपका जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करें, जितना भी निवेश करें, अमाउंट की कोई मतलब अमाउंट की हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट जितना भी पैसा हो, अगर 1 रुपया भी हमें मिलेगा तो हम उसे बहुत ध्यान से, बहुत फोकस से, बहुत बारीकी से उसको संभालने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो हमारे में ट्रस्ट रहा है, जो एनजे ग्रुप में ट्रस्ट रहा है, वो बरकरार रहे। so वही हमारा एफर्ट रहेगा इस फंड में। Yeah. Once again, I would like to thank all the partners, all the investors for your trust and support in NJ. And जैसे राजीव ने कहा, we will manage your money with 100%, more than 100% commitment. Thank you so much. Thank you very much everybody for joining us today. That will conclude our session, and have a nice Sunday. Thank you very much.